कि टेबिथा और विक्टर उस टनल में फंसे हुए हैं, तो वो वहाँ से निकलेंगे कैसे, और बॉयड जो एक अंधेरी चिमनी जैसी जगह पे फंसा हुआ है वो वहाँ से कैसे निकलेगा। और जो जिम ने रेडियो पे एक अननोन वॉइस सुनी थी जो कि बोल रही थी कि टेबिथा को वो होल नहीं खोदना चाहिए था, अब ये बंदा कौन है और ये क्या क्या जानता है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वो जो नई बस आई है, फिर से नए लोग इस टाउन में आ गए हैं, अब इनके साथ क्या होगा, इतने सारे सवाल। और सीजन 2 ने इन सारे सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन हर जवाब के साथ एक नया सवाल आया जो पहले से भी ज्यादा डेंजरस था। तो आज हम सीजन 2 को पूरा डिटेल में समझेंगे। अब सीजन 2 शुरू होता है बिल्कुल वहीं से जहाँ से सीजन 1 एंड हुआ था। एक नई बस टाउन में आ चुकी है और अंदर काफी सारे नए लोग हैं। कोई जॉब पे जा रहा था, कोई किसी से मिलने जा रहा था, बिल्कुल नॉर्मल लोग, नॉर्मल जिंदगी। और अचानक ये लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो अब इनकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी। लेकिन इस नई बस में एक बंदा था जो बाकी लोगों से बिल्कुल ही अलग था, एल्जिन। बाकी लोग कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एल्जिन पहले से डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसे इस टाउन के बारे में पहले से ड्रीम्स आते रहते थे। बस में आने से पहले, घर पे, नींद में। ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था, ये एक साइन था कि इस टाउन का एल्जिन से कुछ खास कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन क्या है ये सीजन 2 में पूरा नहीं दिखाया गया, लेकिन इतना जरूर पता चलेगा कि एल्जिन यहाँ सिर्फ एक पैसेंजर नहीं है। अब यहाँ के लोग इन्हें बार बार बोल रहे थे कि रात होने से पहले तुम लोग अंदर आ जाओ, तो ये लोग ये बात नहीं मानते और उन्हें लगता है कि ये सब एक पागलपन है। अब इनकी एक बस ड्राइवर होती है बक्ता, जो किसी भी हालत में यहाँ से भागना चाहती थी। अब डोना के पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो वो क्या करते हैं कि बस के टायर को शूट कर देती है। अब ये लोग भी यहाँ पे फंस गए हैं और जैसे ही रात होती है तो पहली रात में इन्हें पता चल जाता है कि ये भाई क्या चीज है। मतलब कुछ लोग पहली रात में मर जाते हैं और जो बचते हैं उन्हें मजबूरन ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये नॉर्मल जगह नहीं है। मतलब ये टाउन बार बार यही सेम साइकिल रिपीट कर रहा है नए लोगों के साथ। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, पर ये पैटर्न इम्पोर्टेंट है। उसी वक्त दूसरी तरफ टेबिथा और विक्टर टनल्स में फंसे हुए हैं और विक्टर उन्हें अंदर से गाइड कर रहा है और टेबिथा के पास भी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो विक्टर के ऊपर ट्रस्ट करती है। अब वो लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पे उन्हें अजीब सी चीजें दिखती हैं। किसी के कपड़े थे, सामान थे और काफी सारी पर्सनल चीजें भी थी। अब ये किसी की भी हो सकती है और शायद से काफी टाइम पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे उनकी होगी। अब यहाँ पे ना एक मोमेंट काफी ज्यादा शॉक कर देता है टेबिथा को, क्योंकि वो लोग जब टनल में जा रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि जो टनल है उसके अंदर वो मॉन्स्टर्स जो रात में बाहर निकलते हैं वो दिन में यहाँ पे सोते हैं। और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जो कि एक जेल टाइप की जगह पे फंसा हुआ था और वहाँ पे विक्टर और टेबिथा गलती से शोर कर देते हैं और ये मॉन्स्टर्स जग जाते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। और वो लोग जब वहाँ पे पानी की ट्रेल फॉलो करते करते भाग रहे थे तो फाइनली बाहर फॉरेस्ट में निकलते हैं और वहाँ पे बाहर निकलते ही टेबिथा को कुछ अलग फील होता है। एक अजीब विजन डिफॉर्म्ड बच्चे जो उसे घेरते हैं और एक ही वर्ड बोलते हैं, आंगूंगी। अब ये वर्ड क्या है, ये बच्चे कौन है, और अभी इन सारे सवालों के जवाब तो नहीं है, लेकिन टेबिथा को ये पूरे सीजन हॉन्ट करते रहेगा। अब उसी वक्त जिम अपना घर ढूंढ रहा है और उसे तो यही लग रहा है कि टेबिथा उस घर के नीचे दबी हुई है। अब वो जब वहाँ पे उसे ढूंढ रहा था तो उसका स्ट्रक्चर इतना वीक हो चुका था कि पूरा घर टूट के गिर जाता है और काफी सारे लोग आते हैं उसे बचाने के लिए और वो लोग भी वहाँ पे फंस जाते हैं। अब शाम होने को आई थी, इसलिए उन लोगों को वहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था उस टाइम पे, तो वो लोग उन लोगों को रात में वहीं पे छोड़ देते हैं और वहीं पे टॉम की डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ बॉयड जो कि एक चिमनी जैसी जगह पे फंसा हुआ है, उसे बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है और उसे बाहर से कोई रस्सी फेंकता है और वो जब वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे एक इंसान दिखता है जो कि हड्डियों का ढेर था, काफी बूढ़ा और काफी कमजोर था, जो कि जंजीरों में बंधा हुआ था और उसका नाम था मार्टिन। और मार्टिन काफी सारे सालों से वहाँ पे बंद था। उसके अंदर कुछ अजीब कीड़े रेंगते हुए दिख रहे थे और वो एक ही चीज बोल रहा था कि मुझे मार दो। अब बॉयड सीधा इंसान था तो वो उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन मार्टिन कुछ और भी कहता है और वो कहता ये है कि जो मॉन्स्टर्स रात को बाहर निकलते हैं इस टाउन में वो असली खतरा नहीं है, उससे भी कुछ और खतरनाक है। मतलब सोचो कि पूरे सीजन 1 में सभी लोग मॉन्स्टर से डर रहे थे और अब पता चलता है कि मॉन्स्टर्स असली खतरा नहीं है, कुछ और भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन इन सारे बातों के बीच मार्टिन अपना इन्फेक्शन बॉयड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब बॉयड के हाथों के अंदर भी वो सेम कीड़े रेंगने लगते हैं। अब यहाँ पे बॉयड कुछ भी करके टाउन तो वापस आ जाता है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि उसके हाथों के अंदर अब वो कीड़े रेंग रहे हैं, उसे विजन आ रहे हैं
और एक बैलेरिना भी दिखती है जो कि सिर्फ उसे ही दिखती है, किसी और को नहीं। और धीरे धीरे उसे लगता है कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है। बॉयड क्रिस्टी को ये सब कुछ बातें बताता है और वो उसे ये भी कहता है कि अगर ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में ना रहा और ये ज्यादा बढ़ गया तो तुम एक काम करना कि मुझे मार देना। मतलब यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जो टाउन है ना वो सिर्फ बाहर से नहीं तोड़ता, अंदर से भी अब तोड़ने लगता है। लेकिन बॉयड यहाँ पे रुकता नहीं है क्योंकि बॉयड का कैरेक्टर यही है कि चाहे अंदर से कुछ भी हो रहा हो, बाहर से तो लड़ते रहना है। अब उसी टाइम पे जिम की थियरी भी और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। अब जिम सोचता है कि ये सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट है, कोई बाहर से इन्हें देख रहा है, टेस्ट कर रहा है, और जो रेडियो पे आवाज आई थी ना उससे तो ये कंफर्म हो गया था कि कोई इन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। और इसी सवाल में उसे एक साथी मिलता है, रैंडल। अब रैंडल वो उस बस से आया था और वो पहले ही दिन से काफी ज्यादा अग्रेसिव और अनस्टेबल था और उसे हर एक चीज में शक होता है। लेकिन जिम की थियरी सुन के उसे लगता है कि हाँ, शायद से सच में कोई गेम चल रहा है। और दोनों मिलकर सोचते हैं कि ये टाउन में कोई इनसाइडर भी है, कोई जो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। अब यहाँ पे सो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है कि जब इंसान किसी ऐसी जगह पे फंस जाता है ना जहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता, तो वो क्या करता है? कुछ लोग उम्मीद का सहारा लेते हैं, कुछ लोग रूल्स फॉलो करते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं, और कुछ लोग जैसे जिम और रैंडल शक और सवालों में जवाब ढूंढने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस टाउन में ज्यादा सोचना भी खुद अपने आप में एक बड़ा खतरा है। अब इसी बीच जेड का अपना अलग ऑब्सेशन चल रहा है और जेड सीजन 1 से एक मिस्टीरियस सिंबल के पीछे पड़ा हुआ था और सीजन 2 में उसका ऑब्सेशन और भी बढ़ जाता है। वो क्रिस्टोफर नाम का एक पुराने रेजिडेंट के बारे में जानना चाहता है। वो क्रिस्टोफर भी कभी इसी टाउन में था और उसे भी यही सेम सिंबल दिखते थे। अब क्रिस्टोफर का नाम सुन के विक्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि क्रिस्टोफर वही था जिसने विक्टर के चाइल्डहुड में एक बड़ी ट्रेजेडी को अंजाम दिया था और उस रात लगभग सारे लोग मार दिए गए थे और उस सिंबल ने क्रिस्टोफर को इन्फ्लुएंस किया था, उसे तोड़ दिया था अंदर से, और अब वो सेम सिंबल जेड को दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि क्या जेड के साथ भी वही सेम चीज होने वाली है जो क्रिस्टोफर के साथ हुई थी? अब ये सवाल ना जेड की फाड़ के रख देता है। अब तक जो टाउन में प्रॉब्लम्स थी, मॉन्स्टर्स, फंसे रहना, उम्मीद ना होना, ये सब तो था ही, लेकिन सीजन 2 में एक नई प्रॉब्लम भी आती है और ये है कि रिसोर्सेज खत्म होने लगे हैं। अब कॉलोनी हाउस में फूड शॉर्टेज शुरू होने लगती है, खाना खत्म हो रहा है, टेंशन बढ़ रही है, और इंसान जब भूखा होता है, वैसे भी टूटा हुआ तो है ही, तो छोटी छोटी चीजें होने लगती है और लड़ाई अभी और बढ़ने लगती है। अब इनमें से एक डेन नाम का बंदा था जो कि कॉलोनी हाउस में रहता था। अब उसे लगता है कि ये जो नए लोग आए हैं बस से, वो लोग खाना चुरा रहे हैं और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी बीच एलिस आ जाता है उस लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन गलती से एलिस को चाकू लग जाता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। अब एलिस ना बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका है और उसका ब्लड भी बहुत ही ज्यादा निकल चुका था। तो क्रिस्टी कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा और अगर ये नहीं किया तो एलिस के ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो जाएंगे। अब उसका ब्लड टाइप जब चेक होता है ना तो सिर्फ एक ही मैच करता है, जो कि ऑब्वियसली बॉयड का ही था। लेकिन बॉयड ये जानता है कि अगर उसने वो ब्लड एलिस के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो क्या क्या हो सकता है। वो कीड़े, वो इन्फेक्शंस, वो विजन्स उसके थ्रू एलिस के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये सब कुछ एलिस के अंदर भी जाए। तो बॉयड इस बात के लिए रिफ्यूज कर देता है और इस बात को लेकर कैनी एकदम गुस्से में हो जाता है और वो ये कहता है कि एक काम करो, वो जो ब्लड है ना वो तुम पहले मुझे दे दो, मैं ले लूंगा वो इन्फेक्शन अपने अंदर, और फिर जो तेरा ब्लड है वो क्लीन हो जाएगा तो वो तुम एलिस को दे देना। लेकिन बॉयड इस बात को लेकर भी मना कर देता है क्योंकि बॉयड जानता है कि ये जो इन्फेक्शन है ये किसी और को देना मतलब उन्हें भी उस जगह पे धक्का देना जहाँ पे वो खुद फंसा हुआ है। तो बॉयड के अंदर एक आइडिया आता है और वो ये सोचता है कि अगर ये जो ब्लड है वो मैं किसी मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा। तो वो एक काम करता है कि रात को बाहर जाता है और मॉन्स्टर को टॉन्ट करता है और उन्हें बुलाता है अपनी तरफ, और जब एक मॉन्स्टर आता है तो बॉयड अपना हाथ काटता है और अपना इन्फेक्टेड ब्लड सीधा उस मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफर कर देता है और वहाँ पे मॉन्स्टर गिर जाता है और वहाँ पे ही वो मर जाता है। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस टाउन में कोई मॉन्स्टर मरा है। अब ये सब कुछ इतना फास्ट हुआ और वहाँ पे उसे वापस अंदर जाना था और वो जो ब्लड था अब वो एलिस को ट्रांसफर करना था और वहाँ पे वो एलिस को ब्लड ट्रांसफर करता है और वहाँ पे एलिस भी बच जाता है। और इस सीन ने एक और चीज भी प्रूव की कि बॉयड का इन्फेक्टेड ब्लड था वो मॉन्स्टर के लिए बिल्कुल ही डेडली है। मतलब कि इस इन्फेक्शन में कुछ है, कुछ जो कि इस टाउन की चीज है और उस टाउन की चीज ने इस टाउन के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। लेकिन इसी केओस के बीच में एक और चीज भी होती है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और वो ये है कि फातिमा जो कि एलिस की गर्लफ्रेंड थी वो क्रिस्टी के पास जाती है एक प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए।
और वो टेस्ट पॉजिटिव भी आता है। मतलब फातिमा अब प्रेग्नेंट है। अब ये सुन के तो खुशी होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन फातिमा की आंखों में खुशी नहीं थी बल्कि डर था। क्यों? क्योंकि फातिमा को पहले किसी डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो ये कैसे हुआ? अब ये टाउन ने फातिमा के साथ क्या किया है? अब इस सवाल का जवाब तो इस पूरे सीजन 2 में नहीं मिलता है, लेकिन इतना क्लियर हो जाता है कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है और इस टाउन में कोई भी चीज मिरेकल नहीं होती बिना किसी कॉस्ट के। अब उसी वक्त बॉयड और क्रिस्टी एक और डिस्कवरी करते हैं जो सब कुछ बदल देती है। एक मॉन्स्टर मर चुका था और दोनों मिलके एक बात सोचते हैं कि इस मॉन्स्टर को अंदर ले जाए और उसके ऊपर रिसर्च की जाए। और जब वो लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर से एक बाइल मिलती है। अब बॉयड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करता है कि उस बाइल को बुलेट के ऊपर लगा देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये सोचता है कि शायद से ये बुलेट्स के जरिए हम उन मॉन्स्टर को मार सकते हैं, क्योंकि उस बाइल के अंदर वो इन्फेक्टेड ब्लड था इसकी वजह से। लेकिन साथ में एक और नया सवाल भी है कि क्या ये काफी है? क्योंकि आपको याद हो तो मार्टिन नाम का एक बंदा था जिसने ये कहा था कि ये जो मॉन्स्टर्स है ना वो तो सिर्फ काइंड ऑफ फर्स्ट स्टेज है, मतलब कि वो असली खतरा नहीं है, असली खतरा तो कुछ और है। तो इन लोगों को मारने के बाद भी ये लोग यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पाएंगे, उसके लिए तो कुछ और ही करना पड़ेगा। अब वो क्या करना पड़ेगा ना, वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन वापस आते हैं प्रेजेंट में, तो एक तरफ बॉयड और क्रिस्टी मॉन्स्टर के राज खोल रहे हैं, दूसरी तरफ टैबिथा और जेड एक अलग राज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों टनल्स एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसके लिए जेड को विक्टर की जरूरत है। विक्टर जो अकेला रहता है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, और जेड उसके साथ एक डील करता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझसे तुम्हारी ड्राइंग शेयर करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब विक्टर इस डील के लिए मान जाता है। अब विक्टर की ड्राइंग्स देख के पहली बार ऐसा हो जाता है कि ये कोई रैंडम स्केचेस नहीं है, ये इस टाउन का हिडन रिकॉर्ड है। मतलब कि जो कुछ भी फ्यूचर में होने वाला है वो पहले से ही इस ड्राइंग में बना हुआ है। और इसी के साथ विक्टर एक और चीज टैबिथा को बताता है जो सुन के टैबिथा की रूह कांप जाती है। विक्टर की माँ मिरांडा भी कभी इस टाउन में ही थी। मिरांडा को भी वही सेम विजन आते थे, वही बच्चे, वही आंगों की वर्ड, वो सभी कुछ जो भी टैबिथा के साथ हो रहा है वो कभी मिरांडा के साथ होता था। मिरांडा भी लाइट हाउस तक जाना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर वो बच्चों को बचा लेगी तो ये सब कुछ बदल जाएगा। अब ये सब कुछ सुन के ना टैबिथा को ये लगता है कि जो काम मिरांडा कर नहीं पाई है ना वो शायद से टैबिथा को करना होगा। मतलब कि वो जो बच्चे हैं ना वो टैबिथा से मदद मांग रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि टैबिथा उनकी मदद करे ताकि वो लोग आजाद हो जाए और फिर सब कुछ बदल जाएगा। तो टैबिथा भी यही सोचती है कि उसे भी लाइट हाउस तक जाना पड़ेगा और तब विक्टर उसे अपना लंच बॉक्स देता है। अब वैसे तो एक छोटा सा मोमेंट है, लेकिन आपको पता ही होगा कि विक्टर अपनी चीजें ऐसे ही किसी को नहीं देता। ये देने का मतलब था कि विक्टर ही जानता है कि टैबिथा को जाना होगा और शायद से ये भी जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा। अब इन सब के बीच ना टाउन में एक काला म्यूजिक बॉक्स है। अब पहले लगता है कि ये सिर्फ एक अजीब चीज है, लेकिन जब इसका म्यूजिक बजता है तो कुछ बुरा होता है। अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। कैनी को भी रात के ड्रीम में नर्सरी राइम सुनाता है, दे टच, दे ब्रेक, दे स्टील, नो वन हियर इज फ्री, हियर दे कम फॉर 3 अनलेस यू स्टॉप द मेलोडी। अब ये सुन के तो लगता है कि ये सिर्फ एक क्रीपी पोएम है, लेकिन आपको याद है वो वक्ता जो कि बस के लोगों के साथ आई थी, वो बस ड्राइवर, अब वो ये राइम सुन के बिल्कुल ही कांप जाती है। क्यों? क्योंकि ये उसकी ग्रैंड मदर का नर्सरी राइम था बाहर की दुनिया में। मतलब ये राइम इस टाउन के बाहर भी एग्जिस्ट करती हैं किसी तरीके से, किसी कनेक्शन के साथ। और फिर वो होता है जो राइम में लिखा था, हियर दे कम फॉर 3, यानी कि जूली, रैंडल और मरियल। अब ये तीनों एक अजीब ट्रांस में चले जाते हैं। उनकी बॉडी टाउन में तो है, लेकिन कॉन्शियसनेस कहीं और फंसी हुई है। अब वो जाग नहीं सकते हैं, हिल नहीं सकते हैं, सिर्फ दर्द है अंदर से बाहर से। और अगर कोई इन्हें इस ट्रांस से नहीं निकालता तो ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। अब बॉयड ये बात को समझ आता है और ये तीनों वहाँ है, वो जेल जैसी जगह थी ना जहाँ पे मार्टिन जंजीरों में बंधा हुआ था। मतलब मार्टिन भी कभी इसी तरीके से फंसा हुआ था सालों तक। अब जूली, रैंडल और मरियल की बारी। अब उन्हें बाहर निकालना है तो म्यूजिक बॉक्स तोड़ना होगा। अब बॉयड उस जगह पे जाता है और अंदर जाके वो तीनों को मरते हुए देखता है, लेकिन तभी उसे एबी के विजन आते हैं। एबी, बॉयड की वो बीवी जो काफी टाइम पहले ही मर चुकी थी। अब वो आती है और वो ये कहती है कि तुम म्यूजिक बॉक्स को मत तोड़ना, क्योंकि अगर तुमने म्यूजिक बॉक्स तोड़ा तो शायद कुछ और बुरा हो सकता है। अब ये सोच के तो बॉयड भी एक टाइम के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर वो ये डिसाइड करता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पहले इन तीनों को बचा के रहूंगा। और वो तुरंत ही म्यूजिक बॉक्स को तोड़ देता है। और जैसे ही वो म्यूजिक बॉक्स टूटता है, जूली, रैंडल और मरियल तीनों वापस कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब कि वो लोग बच गए हैं। लेकिन ये सवाल तो अभी भी है कि क्या बॉयड ने वो म्यूजिक बॉक्स तोड़ के अच्छा किया है या फिर बुरा, क्योंकि एबी ने पहले ही उसे वार्न कर दिया था कि कुछ बुरा हो सकता है इसे तोड़ने के बाद।
अब इसका जवाब तो सीजन 3 में ही मिलेगा। और उसी वक्त ना टेबिथा, अब टेबिथा पूरे सीजन इन बच्चों के पीछे रही, उनके विजन्स फॉलो किए और विक्टर की हेल्प ली। अब उसी के साथ ना विक्टर टेबिथा को एक चीज बताता है कि फॉरेस्ट में ना एक स्पेशल ट्री होते हैं, वो बॉटल वाले ट्री नहीं, मतलब कि ये अलग ट्री है जिसके ऊपर बॉटल्स टंगे हुए होते हैं, जिसको बॉटल ट्री कहा जाता है। और वो बॉटल ट्री तुम्हें लाइट हाउस तक ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। तो टेबिथा उस ट्री तक पहुंचती है और फिर वहां से धीरे धीरे लाइट हाउस तक पहुंचती है। अब इस शो में लाइट हाउस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, एक सिंबल है। एक तरफ लगता है कि रास्ता है, उम्मीद है, और दूसरी तरफ तो तुम्हें पता ही है कि फ्रॉम में हर उम्मीद के पीछे डेंजर छुपा हुआ होता है। अब टेबिथा जब अंदर जाती है और ऊपर पहुंचती है तो उसे बच्चों की प्रेजेंस फील होती है और फिर उसे दिखता है बॉय इनवाइट, वही बच्चा जो सीजन 1 से लोगों को दिखता आ रहा है, कभी ईथन को, कभी विक्टर को, कभी हेल्पफुल लगता है तो कभी डरावना लगता है। अब वो टेबिथा को देखता है और सिर्फ एक ही बात बोलता है कि यही रास्ता है और उसे वहां से धक्का दे देता है। अब टेबिथा लाइट हाउस से नीचे गिर जाती है और फिर जब उसकी आंख खुलती है ना तो वो एक हॉस्पिटल में होती है जहाँ पे डॉक्टर है, नॉर्मल लोग हैं, और वो जब खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पे उसको एक नॉर्मल सा शहर दिखता है। यानी इसका मतलब क्या है कि क्या टेबिथा बाहर निकल गई है? लेकिन रुको, सोचो, विक्टर की माँ मिरांडा भी कभी लाइट हाउस गई थी लेकिन वो वापस नहीं आई, मगर टेबिथा गई तो वो बाहर निकल गई। ऐसा क्यों? लेकिन एक और बात है कि टेबिथा हॉस्पिटल के 13th फ्लोर पे थी। क्या ये सच में बाहर की दुनिया है या फिर ये इस टाउन का कोई और डायमेंशन है? फ्रॉम में किसी भी चीज पे सीधा भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए इतना जरूर दिखाया है कि टेबिथा बाहर है, लेकिन जेम, जूली, ईथन, बॉयड, जेड, विक्टर, ये सभी के सभी अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन एक और चीज भी है कि वो लोग अभी जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे, और टेबिथा सच में बाहर निकली भी है या फिर नहीं, ये भी हमें नहीं पता। तो सीजन 2 यहाँ पे एंड हो जाता है और सीजन 1 के काफी सारे जवाब भी मिले, लेकिन उसी के साथ काफी सारे नए सवाल भी आए कि ये आंगुंकी का मतलब क्या है, ये बच्चे कौन है और इन्हें कोई क्यों नहीं निकाल सकता। बॉयड ने म्यूजिक बुक्स तोड़ा है, लेकिन एबी ने वार्न किया था कि कुछ और बुरा होगा इससे। अब जेड के सिंबल, क्रिस्टोफर का कनेक्शन, क्या जेड भी उसी रास्ते पे है जहाँ पे क्रिस्टोफर कभी था? एल्जिन का इस टाउन से क्या रिश्ता है? वो पहले से क्यों जानता था इस जगह को? ये भी एक सवाल है। अब वैसे तो हर सवाल का जवाब सीजन 3 में ही मिलेगा, लेकिन आपकी इस बारे में कोई भी थियरी हो, कोई भी सवाल के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, और कुछ भी हो तो बताना कमेंट में। बाकी सीजन 3 एक्सप्लेन भी जल्दी इस चैनल पे आएगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।